एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे डेवलपिंग कंट्रीज पे बहुत अफेक्ट आने वाला है, क्योंकि उन्हें जो हेल्प मिलती है इंटरनेशनल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस पे एक सेटबैक मिला है उनको, क्योंकि IFC जो एक प्राइवेट आर्म है वर्ल्ड बैंक का, उसने क्या किया है, मना कर दिया है IFC टू स्टॉप फंडिंग न्यू कोल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखिए, ये जो मूव है ये अभी एकदम से सडनली नहीं आया है, राइट? तो ये डिसीजन जो है 13-14 साल बाद डिस्कशन होने के बाद जाकर ये एकदम से स्टेप लिया गया है, राइट? अब इसके पीछे क्या रीजन था, साथ ही साथ ये जो मूव लिया गया है क्यों लिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, IFC क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये इंस्टीट्यूशन जो इसने हेडलाइन बना दी है। IFC एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक क्या है? जो डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, राइट? अब देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के सिर्फ एक ही प्राइवेट आर्म नहीं है। वर्ल्ड बैंक के पास कितने प्राइवेट आर्म है? 5, जिसमें IBRD, राइट, IFC, ICSID, मीगा, ये सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो इनमें ही एक एंटिटी है IFC, इन्होंने ये डेवलपमेंट लेकर आए हैं। ये जो मूव लिया गया है इससे क्या होगा, तो यहां पर $5 बिलियन तक इन्होंने जो फाइनेंसेस प्रोवाइड कराते थे इंडिया में, वो अब जो है वो क्लोज होने वाला है। कोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है। हमारा 3/4 जो शेयर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इंडिया का कोल से आता है। और अब इंडिया में जो इन्होंने $5 बिलियन का जो सपोर्ट प्रोवाइड कराया है, तो वो जल्द ही बंद होने वाला है, और साथ ही साथ और भी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो पहले IFC के बारे में जानते हैं, फिर बाद में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट आर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में वही चीजें बताई जाएगी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट हो सके डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज ने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है, लेकिन अब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो कर रही हैं, और इससे जो एमिशंस आ रहे हैं, हम सभी ग्लोबल वार्मिंग से बहुत परेशान हैं। तो कार्बन एमिशन एक मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का, ग्लोबल वार्मिंग का, और कार्बन कोल में होता है, राइट? तो कोल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है, इसीलिए ये कंसर्न की बात है। इंडिया जो है वो मेंबर है वर्ल्ड बैंक का, साथ ही साथ IFC जो है वो भी मेंबर है वर्ल्ड बैंक का। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? IFC 1956 में हुई थी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको एडवांस करने के लिए किया गया था, ताकि प्रॉफिट हो सके, कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। अब गवर्नेंस कैसे होता है, तो यहाँ मेंबर कंट्री जो है वो ओन करती है इस इंस्टीट्यूशन को, और साथ ही साथ गवर्नेंस में भी हेल्प करती है। इस बॉडी की अपनी एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और स्टाफ है। देखिए, ये मेंबर है वर्ल्ड बैंक का, प्राइवेट आर्म भी है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसका अपना स्टाफ है, एग्जीक्यूटिव स्टाफ अपना अलग है, ठीक है। शेयर होल्डर्स जो है वो है, और साथ ही साथ वो पेड इन कैपिटल भी प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे राइट टू वोट भी होता है, वोटिंग राइट्स भी होते हैं, एक ग्रुप जो होता है उसमें, राइट? जैसे हम यूनाइटेड नेशंस देखें तो वीटो है, वहां पे वीटो पावर। अब रोल्स एंड फंक्शंस पे आते हैं, तो ये फोकस कहाँ पे करती है, इसका कोर एरिया डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट को देखना है, प्रमोट करना है, और अब सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। 2009 से इन्होंने डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं अपने, 1956 में ये आया था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 2009 से क्या हुआ है, डेवलपमेंट गोल जो हैं वो बनाए गए, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक स्पेसिफिक टारगेट सेट किया जाता है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट किस किस चीज में होती है, क्लाइमेट, हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाता है। देखिए सस्टेनेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स है और हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाने हैं, साथ ही साथ हमें कम मात्रा में चीज़ों को यूज़ करना है क्योंकि हम ख़त्म नहीं कर सकते सब कुछ। तो सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनवायरनमेंट, इन सभी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे भला हो सके इंसान का, एजुकेशन हो गया, माइक्रो फाइनेंसिंग हो गई। माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है? तो वो सभी इनेबल करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अब यहाँ पे एडवांस करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा देना, राइट। डेट इक्विटी फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर देखिए अब IFC जो है ये आपको पैसा देगी, आपको सपोर्ट देगी, आपको एडवाइस करेगी, लेकिन ये एक चीज नहीं करती, ये आपका मैनेजमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, राइट। जैसे चाइना हेल्प करती है कंट्रीज की, तो उसको क्या चाहिए बदले में कि वो मैनेजमेंट, उसके पास पावर आए रूल्स बनाने के किसी कंट्री में। यहाँ पे ये मैनेजमेंट कैपेसिटी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ये इसकी अच्छी बात है। यहाँ पे गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, ठीक है, पार्टनरशिप कैसे की जाए। अब देखिए ये जो आर्टिकल है IFC जो स्टॉप करने वाला है कोल पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट, उसमें उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो 2023 में ये स्टेप लिया गया, क्यों? क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट एम्बिशन जो है उसे पूरा करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग में हर किसी का अपना एक हिस्सा है कि किस तरीके से कम किया जाए, राइट। अब यहाँ पे इसने कमिट किया है, दे विल रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स। जो भी क्लाइंट्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, उनसे कमिटमेंट चाहिए कि वो किसी भी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे या किसी भी अपॉर्चुनिटी को ओरिजिनेट नहीं होने देंगे जहां पर न्यू कोल प्रोजेक्ट्स हों। देखिए ये 3 वर्ड्स बहुत ध्यान देने वाले हैं। न्यू कोल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा नहीं लेना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे यही ध्यान वाला है। अब 2020 में क्या हुआ था, FCI ने एक पॉलिसी जो है वो लाई थी और उससे क्या था, उसका मतलब कि रिड्यूस करना है हमको एक्सपोजर टू कोल प्रोजेक्ट्स। 2020 में कम करने की बात की गई एक्सपोजर टू कोल प्रोजेक्ट्स। 2023 में न्यू कोल प्रोजेक्ट जो है, न्यू कोल प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से खत्म करने की बात हो गई है। तो 2025 में हाफ करना है, 2020 के अकॉर्डिंग 25 तक आपको कोल प्रोजेक्ट्स को कम करने हैं, 30 तक ये जो नंबर है ये 0 होना चाहिए, कोई भी कोल प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए इन वर्किंग मोड। ऑल्सो नए कोल प्रोजेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। 2020 में कोई नए कोल प्रोजेक्ट्स पे मनाही नहीं थी, लेकिन अब जो एडवांसमेंट आई है, जो लेटेस्ट अपडेट आया है, उसमें डिसअलाउ भी कर रहा है। तो ये डिफरेंस समझ लेना 2020 और 2023 में क्या क्या चीजों में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कोल पावर कैपेसिटी जो है इंडिया की वो क्या है, तो यहाँ पर हम 3/4 जो है कोल पे डिपेंडेंट है फॉर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, और साथ ही साथ 28.5 गीगावाट जो है कोल पावर कैपेसिटी वो हमने प्लान कर रखी है, प्लान्ड है हमारी, और 32 गीगावाट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये हमारा कोल कंजम्पशन है, कोल प्रोडक्शन और कोल इंपोर्ट का चार्ट है। तो 2022 में इतना है 1100,893। तो इंडिया सेकंड नंबर पे आती है लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर में। चाइना जो है वो नंबर 1 पे है, वो लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर है, ठीक है, नंबर 1 पे। चलिए अब यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स हैं, हम कोल पावर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं जहां पे पावर जो है जनरेट की जाती है कोल से। तो तमिलनाडु, ओडिशा और उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ कोल पावर अंडर डेवलपमेंट है। अब कोल कहां कहां मिलता है, कोल रिजर्व्स कहां पर हैं, कोल रिजर्व्स अलग है, कोल पावर कैपेसिटी अलग है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व मिलते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। थैंक यू।